नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है राधाकांत ओझा जी, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। राधाकांत ओझा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने सुप्रीम बार एसोसिएशन के बारे में ये लिखा है कि उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित किया है जो कि आपके हिसाब से उचित नहीं है। ऐसे में आपको ये लगता है कि अन्य बार एसोसिएशनों की तरह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करके इनका विरोध करना चाहिए। आखिर ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया जी कि एलिवेशन में हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट, देयरफॉर दे शुड बी एलिवेटेड। ये कहाँ से क्राइटेरिया बना लिया उन्होंने? हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एलिवेशन हो, कुछ होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है कभी कभी, लेकिन हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से वो सुपीरियर है या मोर इंटेलिजेंट है, ये बात कहाँ से आती? और एक चीज़ है, हाई कोर्ट में हमारे बारे में जो लोकल लॉज होते हैं, वो हमारा हाई कोर्ट हमारा जूनियर या हमारे जो अधिवक्ता हैं वो ज़्यादा अच्छे जानकार होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये प्रस्ताव निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और आपको ये खुशखबरी बताऊं कि हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसके प्रस्ताव की निंदा किया और लिख करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वहाँ भी भेज दिया, चीफ जस्टिस को। जी सर, आपने फेसबुक पर ये लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो रिपोर्ट है वो धरातल से एकदम विपरीत है और 1.5 साल से अधिक समय से न्यायिक कार्य सारे लकवाग्रस्त हैं। ऐसे में आपके हिसाब से पीआईएल और अन्य बड़े मुकदमों को छोड़कर कोई खास मूल्य न्यायिक कार्य हो ही नहीं रहे हैं। देखिए, आपने किस रिपोर्ट की बात की है और आप क्या बताना चाहते हैं? आप हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें पीआईएल या कुछ बड़े मुकदमे होना कोई बुरी बात तो नहीं है जी। लेकिन मुख्य है जो हमारा जो गांव का गरीब कर्मचारी जिनके छोटे मुकदमे हैं, उनकी बात का निस्तारण करता। और पीआईएल इनफैक्ट एक माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने लिया और अच्छा लिया, उसकी मैं वो गलत नहीं है कि जो काम हमारी एग्जीक्यूटिव माने जो हमारे जो अधिकारी हैं नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, उनको डायरेक्ट करके कि वो काम करिए, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन जो मुख्य हमारा विषय है, लोगों के विवाद का निस्तारण करना, पिछले 1.5 साल में नहीं हो रहा है। तो वो बेचारा जो बेसिक कानून के लिए इच्छुक आदमी है, जो चारों तरफ घूम रहा है, वो मर रहा है। 4 पीआईएल हो रही है, 10 पीआईएल का डिसीजन हो रहा है। एक बात है। दूसरी चीज है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उनको ये बात ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ता भी यहाँ पे हैं 17,000, उनको आपकी विजुअल, जैसे हमारे यहाँ वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम आया है, आज की तारीख तक फेल है वो। तो वो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? मुकदमा कहाँ से आएगा? जब मुकदमा डिसाइड नहीं होगा तो हमारे अधिवक्ता दाखिल कैसे करेगा? इसलिए मैंने कहा। अगला सवाल इसी बात पे है कि आपने एक जगह ये भी लिखा है कि हाई कोर्ट का जो वर्चुअल हियरिंग सिस्टम अभी आया है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि जब मुकदमा 4 से 10 के बीच का है तो लिंक आ रही है शाम को 7 बजे। ऐसे में अधिवक्ता समाज बहुत परेशान है। तो कोरोना काल में इससे ज्यादा अच्छा, मतलब इससे और कोई उपाय क्या बेहतर आप सोच सकते हैं? जी हाँ, आप नहीं, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि यही हाई कोर्ट लखनऊ है, वहां ये सुविधा अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुविधा अच्छी है, दिल्ली में ये सुविधा अच्छी है, तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो सकती है? और यहाँ पे हमारा पीआईएल के माध्यम से आप सरकार को निर्देशित कर रहे हैं, उसी पीआईएल में सुमोटो लेकर के आप अपने हाईकोर्ट को निर्देशित करिए, इस सिस्टम को इंप्रूव करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा अधिवक्ता समाज हमारा परेशान है। तो ये एक तरीके से हाईकोर्ट का फेलियर है। ये हाईकोर्ट का फेलियर है। दिस इज ऑल फेलियर ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट, पर्टिकुलर इलाहाबाद बेंच की जो हमारा है, यहाँ का फेलियर है जी। तो सारे अधिवक्ता समाज की तरफ से आपने इस विषय को उठाया है? उठाया नहीं, अधिवक्ता आप अगर संपर्क करिए तो अधिवक्ता परेशान है। और आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता जो लगभग यहाँ पे 15-17 हजार अधिवक्ता, उसमें 25% अधिवक्ता यहाँ काम की अनुपलब्धता के कारण, की काम ना होने के कारण वो गांव छोड़ के चले गए यहाँ से। आप इसको रिपोर्ट मंगाइए तो आपको पता चलेगा क्या स्थिति हमारे यहाँ है। हम जैसे वकीलों के लिए नहीं फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमारा जो सामान्य अधिवक्ता उसके लिए क्या परेशानी है? तनख्वाह वालों की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इन अधिवक्ताओं को अगर 4 मुकदमे नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? घर परिवार है, बच्चे हैं। तो बड़ा इसको लिए मैं निवेदन करता हूं कि एक तो फिजिकल अब सिस्टम इंप्रूव हुआ है, सिस्टम फिजिकल होना चाहिए, और वर्चुअल भी हो तो इतना बढ़िया होना चाहिए कि सारे अधिवक्ता उससे लाभान्वित हों और मुकदमे का डिसीजन हो। जी सर, आप ऐसे समाज के कई विषयों पर बात करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई विषय हुआ है तो वो खासकर एजुकेशन सिस्टम है?
जो कि सब कुछ वर्चुअली हो गया है, लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। देखिए, कभी कभी तो जब महामारी आती जी। है, आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो महामारी बता के नहीं आती है, तो इसमें मैं फेलोर सरकार या किसी का नहीं कहूँगा। जी। इसको लड़ने की क्षमता लोगों में डेवलप करनी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं जो फेल हुआ, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बच्चों को जैसे अभी अब पास करने की बात आई, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से काम होगा, लेकिन ये जो फेलोर हुआ है इसको आने वाले दिनों में अच्छा इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जी सर, आपने शिक्षा प्राधिकरण के बारे में ये लिखा है कि मित्रों, शिक्षा प्राधिकरण पर सरकार का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उनका लखनऊ शिफ्ट हो जाना, इससे शिक्षा जगत को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अधिवक्ता लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, सरकार धरातल से परे काम कर रही है। जी। शिक्षा प्राधिकरण में कुछ शिक्षा के जो अधिकारी हैं और आईएएस जी। इस बात से परेशान हैं कि उनके गलत काम को हाई कोर्ट इंटरफियर कर जाता है, और वो गलत काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके माध्यम से जो शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, उसमें कुछ आईएएस, कुछ अधिकारी अपने लिए रिटायरमेंट के बाद नौकरी की व्यवस्था किए हैं, और वो शिक्षा की व्यवस्था जो अभी तक डीआईएस के यहाँ या अन्य अधिकारियों के यहाँ पैसा दे के काम कराते थे, आने वाले दिनों में वहाँ पे भी ट्रिब्यूनल में भी पैसा दे करके काम होगा। एक बात। दूसरी चीज, आप जरा समझिए कितना बड़ा मजाक सरकार कर रही है। इसको सोचना चाहिए कि 2 साल का टेन्योर लेकर के शिक्षा प्राधिकरण का जो मेंबर आ रहा है, जिसको शिक्षा के कानून के बारे में नहीं मालूम है, जहां कम से कम 50 कानून हैं, वो जब तक समझेगा तब तक रिटायर हो जाएगा, तो क्या न्याय देगा? तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? सर, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी अधिवक्ता समाज के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि शिक्षा प्राधिकरण लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा, तो उनका मेन कंसर्न ये है कि उनको फिर केसेस कम मिलेंगे। क्या ये सच है? नहीं, आप एक चीज समझ लीजिए कि 2 विषय आता है। जैसे किसी को कैंसर हुआ है, तो कैंसर की दवा नहीं दे रहे हैं, आप पैरासीटामॉल दे रहे हैं। अब मैंने पैरासीटामॉल का विरोध किया तो आप कह रहे हैं कि आप कैंसर का विरोध कर रहे हैं। हमारा देखिए, काम कम होगा ना, कम जाना। उत्तराखंड बन गया तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता जिंदा नहीं है क्या? काम कम नहीं बात है। आप शिक्षा प्राधिकरण को आपने एक ऐसे माध्यम दिया है जहां भ्रष्टाचार का मूल ही शुरुआत हो जाएगी। ये सरकार कहती है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारा सारा फोकस होगा कि भ्रष्टाचार ना हो, और यहां पे भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी। शायद ये सरकार के ज्ञान में नहीं है, इसलिए अंधकार में निर्णय लिया जा रहा है। सर, आपने निजता के अधिकार पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर भी सवाल उठाए हैं। आपने ये कहा है कि क्या लिविंग रिलेशनशिप, बिना सोचे समझे बच्चों की शादियां करवा देना, माँ बाप का रोल एक तरीके से खत्म नहीं किया जा रहा है? क्या ये उचित है? और क्या आगे हमारा समाज बजाय किसी अच्छी ओर बढ़ने की जगह बर्बरता और असभ्यता के युग में नहीं जा रहा? तो आपको क्या लगता है, निजता का अधिकार क्या लोगों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, आप ये विषय थोड़ा सा सोचने लायक है जी। एक सेंटेंस में अगर हम जवाब दे देंगे तो खास करके हमारी महिला जितनी हैं वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगे कि हम उनके संबंधों को नहीं मान रहे हैं। नहीं, समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का बड़ा योगदान है। और जानवरों ने बर्बरता की स्थिति में जब आए, तो कभी हम जब आप जाइए आज से 5000 वर्ष पहले तो क्या थे? एवरीथिंग वाज लिविंग रिलेशनशिप। जिसके साथ जो मन में आया रह रहे हैं, उनके साथ समाज चल रहा था। तो समाज में परिवर्तन आया कि इस बात से कि हम जानवरों की तरह रह रहे हैं, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। परिवार, आज हमारा सुकून है कि आपको सुकून ये मिलता है कि हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमारे सुख दुख में हमारे काम आएंगे। लिविंग रिलेशनशिप के बाद आप जरा बच्चों के बारे में निर्णय लीजिए तो कहाँ होंगे? उनको कुछ पता रहेगा कि हमारा बाप कौन है, हमारा माँ कौन है, हमारे भाई कौन है? वो अपना स्नेह पाएगा जो आप पाती हैं और हम पाते हैं। हम जानवर की तरफ नहीं चले जा रहे हैं कि बच्चा पैदा कर दिया और चले जाए दूसरी जगह। आज अमेरिका में क्या स्थिति है? आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहां स्थिति क्या है? शादी करके रह रहे हैं, अभी शादी बिना किए हुए बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद जब तक शादी के तीसरे दिन फिर दूसरे के यहाँ चले गए। ये इससे आप नहीं लगता है कि समाज में हम जिस सभ्यता को अदरवाइज आप 5000 वर्ष पहले जो जीवन था वो लिविंग, आज बंदर लिविंग रिलेशनशिप पे रहता है, तो बंदर के युग में हम जाना चाह रहे हैं। सर, इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है, इसी वजह से वो इंसान है, लेकिन
आपको नहीं लगता कि आपने निजता के अधिकार को आपको लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए कि लोग किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, निजता एक चीज, आप बच्चे को छोड़ दीजिए। आप क्यों बच्चे को कहते हैं कि उसके हम बाप हैं, उसको हम चैनलाइज करेंगे? उसको छोड़ दीजिए, जहां जाना हो जाए बच्चा आपका। पसंद करेंगे? शायद आप भी नहीं पसंद करेंगे, उस समाज का कोई आदमी पसंद नहीं करता है। बच्चे को पढ़ना होता है तो मास्टर डांटता है, माँ बाप उसको शिक्षा देते हैं। सभ्य समाज को चलाने के लिए कुछ कानून नियम होना चाहिए, नहीं तो हम असभ्यता की तरफ चले जाएंगे। निजता का अधिकार वहां पे ठीक है, जैसे आप पढ़ना चाहती हैं, हम नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, हम नहीं आगे बढ़ना देना चाहिए, ये गलत है। लेकिन निजता का अधिकार, ये निजता का मतलब नहीं होता है कि हम, जैसे मैं पुरुष हूं, हमारा निजता कहता है मैं 10 औरतों के साथ संबंध रखेंगे, ये निजता का अधिकार है। तो लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको कुछ कानून लाने चाहिए? बिल्कुल ले आना चाहिए, और मैंने तो लिखा है उसमें कि पार्लियामेंट को इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और हिंदुस्तान, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमको इस असभ्यता की तरफ जाने से रोकना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है लिविंग रिलेशन, सबको रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप कुछ कानून जरूर बना सकते कानून से, हाँ, कानून से उसे एक सही चैनलाइज, हाँ, चैनलाइज बिल्कुल, तो इसके पक्ष में बिल्कुल मैं पक्ष में, इसको चैनलाइज करना चाहिए। क्योंकि यंग, हमारा जो नया युवा वर्ग है, वो फुल ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी को प्रॉपर चैनल में ले जाने का काम गार्जियन का होता है। हम लोग गार्जियन हैं, हम आपको गाइड करेंगे, अपने बच्चों को गाइड करेंगे कहाँ जाना है, तब वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जीवन ईट टू ड्रिंक एंड बी मैरी में एंजॉय कौन नहीं चाहता है? एवरीबडी वांट दैट आई शुड एंजॉय ईट टू ड्रिंक एंड बी मैरी में एंजॉय करो, मस्त रहो। सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अब समय समाप्त हो चुका है, आपको नहीं लगता कि अभी चुनाव हो जाने चाहिए? देखिए, अभी कोरोना काल की स्थिति में है, शायद अगस्त में उन्होंने चुनाव, उनको फाइनली उन लोगों ने चार्ज लिया है, तो चुनाव तो कराना चाहिए, परंपरा है, उसके हिसाब से शायद होगा भी, नहीं तो इलेक्ट कमेटी पावर में आ जाती है, करना चाहिए। ये कुछ आपात स्थिति है, इस पर हम कमेंट इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग भी, हमारे पदाधिकारी जो हैं, वो लोग भी समझदार हैं, उनको समझना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। सर, आज आपको बार एसोसिएशन में क्या कमियां लगती हैं? स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन को लेकर हो, आपको क्या कमियां लगती हैं? नहीं, मैं पूरे बार एसोसिएशन के जो संविधान है, वो आज की तारीख में हमारे बार एसोसिएशन के लोगों की भावनाओं के साथ नहीं चल पा रहा है। पूरा आमूल चूल बार एसोसिएशन का परिवर्तन चाहिए। जी, इसको आप थोड़ा एलाबोरेट करके बता सकते हैं हमें? हमने अपने बार में अपने कई लोगों से इसके डिस्कस किया है कि होता क्या है कि वकील अपना काम किया, पैसा कमाया, अपने काम में फिर लग गया। हम बार को छोड़ देते हैं, अगर बार सशक्त नहीं होगी तो हाई कोर्ट पूरा सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बार के मेंबर, बार एसोसिएशन इज मदर ऑफ जजेज एंड बार मेंबर ऑफ द बार। तो अगर हमारी मदर ही नहीं ठीक से रह पाएगी तो हम लोग कहाँ से रह पाएंगे, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। अन्य बातें ढेर सारी ऐसी हैं जिसको मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एक या दो कुछ चेंजेस के बारे में बताना चाहें तो आप कुछ बता सकते हैं कि आप एग्जैक्ट क्या चेंजेस चाहेंगे? नहीं, उसमें जैसे कि आज की तारीख में हमारे यहाँ है, हम 28 लोगों की कार्यकारिणी बनती है, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आने के लिए, बाद में इतना बड़ा खर्चा होता है बार एसोसिएशन में। तो एक तो इसको चैनलाइज करना है कि इससे कम खर्चे में लोग लड़ें, अच्छे लोग आए, इसके बारे में प्रयास करना है। इसको मैं डिवाइड कर इस 28 की मेंबरशिप को थोड़ा और बढ़ाया जाए, जिससे मैक्सिमम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक आए यहाँ बार एसोसिएशन में। जैसे मैंने इसको 4 कंपार्टमेंट्स बांटा है। 3 साल के आने वाला बच्चा हमारे यहाँ जो आता है उसको वोटिंग राइट मिलता है। 3 से 10 साल के बाद 3 से 13, 13 से 23, 23 से 33, 33 के ऊपर जितने सीनियर और डिजिग्नेटेड हैं, इनसे सबसे 30-30 लोग इलेक्ट हों सेपरेट इलेक्टोरल से। और ये लोग इलेक्ट होने के बाद 120 लोगों की कार्यकारिणी बने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कह लीजिए, प्रतिनिधि सभा बने, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इसमें हर ग्रुप का आदमी आएगा, जैसे 33 के ऊपर सीनियर मोस्ट आएंगे, 33 इसके बीच में सीनियर आएंगे, और यंगस्टर्स भी आएंगे 3 से 13 वाले। एक तरीके से इस पूरे एसोसिएशन को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उनको जबरदस्ती ले आना चाहता हूं, ये बार एसोसिएशन के बारे में सोचिए सबको, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो नहीं चल पाएगा। ये हम उम्मीद कर लेंगे कि आप हमारे बारे में सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, हमसे इंटरव्यू लेके चली जाएंगे, कुछ काम नहीं होना है आगे। सही बात है। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने जो कैशलेस स्कीम निकाली सारे अधिवक्ताओं के लिए, वो उनकी आपातकाल में बहुत काम आ रही है। इसमें आप और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैंने होता है, समस्याएं ही आविष्कार की जननी होती हैं, प्रॉब्लम आती है तो बार के बारे में सोचता भी रहता हूँ। जैसे मेरी अपनी प्लानिंग है, ये है जी। कि मैं जो ये अगर ये एफिडेविट है जब आ जाएगा तो ठीक ही है। अभी 100 रुपया वकालतनामा पे लिया जा रहा है, तो इसमें मेरी व्यवस्था है कि मैं इसको 500 रुपया करने जा रहा हूँ। अच्छा। और ये 500 रुपये में 400 रुपया, जैसे सपोज करिए कि हमने 10 एफिडेविट कराया, 10 वकालतनामा लिया तो 5000 गया, तो उसमें से 1000 तो बाहर में चला जाएगा। 4000 रुपया अगले महीने में 1 से लेकर के 7 तारीख में सबके प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा रहा हूँ सारे वकीलों का, तो उनके अकाउंट में चला जाएगा प्रोविडेंट। तो इमरजेंसी जैसे कोरोना स्थिति कभी आई तो वो प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट रहेगा वो उनके काम आएगा, और बाद के दिनों में 12 साल 15 साल बाद अपना पैसा निकाल लें, अपनी लड़की की शादी अन्य चीज में व्यवस्था करें, तो एक उनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। और ये इसलिए कर रहा हूँ कि शुरू का जो वकील नया आता है, हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के वकीलों का है। एक हम लोग जैसे बड़े माने सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके पास अच्छा काम है, एक मिडिल का है उनका काम चाहिए, एक जो नीचे वाला ग्रुप हमारा वो 50% से ज्यादा है, वो अपने को व्यवस्था में ही उसका जीवन बीत जाता है। तो वो कभी इमरजेंसी आती है तो उनको उधार लेना पड़ता है या मांगना पड़ता है, या ये जैसे कोरोना आया प्रॉब्लम आ गई, हमने आपको अभी बताया 25% छोड़ के चले गए। तो अगर इस व्यवस्था से हम उनके पास 4 से 10 लाख 15 लाख रुपया रहेगा तो उनका जीवन चल जाएगा, या इमरजेंसी में शादी है, बच्चे हैं, पढ़ाई, उसमें काम करे आएगी। जी सर, हाईकोर्ट में लिस्टिंग की बड़ी समस्या है। ऐसा कई बार सुना गया है कि जितने भी केसेस हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, फिर उनकी डेट्स नहीं आ रही होती हैं। तो मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है और इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो सरकार को पहली व्यवस्था ये करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 160 की स्ट्रेंथ है यहाँ और लखनऊ में ला करके। आज की तारीख में कभी मेरी नॉलेज में 108 मैक्सिमम स्ट्रेंथ कभी पूरी हुई थी, लेकिन उसमें भी जो हमारे मैंने उससे डिस्ट्रिक्ट जजेस से प्रमोशन में आते हैं उनका 1-2 साल का कार्यकाल रहता है। तो इसलिए एक तो जजेस का अपॉइंटमेंट मैक्सिमम हो, और ये व्यवस्था जब तक जजेज अच्छे और ज़्यादा जजेज जो माने जितनी स्ट्रेंथ में अपॉइंट हो जाएगा और वो सिंसियरली काम करेंगे 1-2 साल, तब ये समस्या का सलूशन मिल सकता है, नहीं तो समस्या ऐसे ही कैंसर होती चली जाएगी। जी सर, पूरे भारतवर्ष की एक और ये समस्या है सारे के सारे जुडिशियल कामों को लेकर कि जितने भी फैसले हैं वो बहुत देरी से आते हैं या उनमें डेट पे डेट आती जाती है। तो फिर इसका क्या आप लोगों ने कोई इसके लिए हम लोगों ने सलूशन निकाला है या कोई सोच है इसके लिए आगे? नहीं, एक चीज आप देखिए, आप लोग 2 बातों पे ध्यान दीजिए कृपया। न्याय में आप आज की तारीख में अगर आप कहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ अगर विश्वास है तो हिंदुस्तान के न्यायालयों पे है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। ये सच बात है। और अगर वो भी बिना सुने हुए और बिना समझे हुए निर्णय दे देंगे तो ये भी उन लोगों की आस खत्म हो जाएगी। अब इसका तात्पर्य नहीं कि फिर वो आप सुनते ही रहिए। इसके लिए बाय मीडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ भी निकाला गया मीडिएशन, जो छोटे मैटर हैं जिनके कारण मामला जा रहा है मीडिएशन से सॉल्व कर दिया जाए, कंसिलेशन से, जैसे पति पत्नी का मैटर है। ऐसा कई बार ये भी देखा गया कि बड़े बड़े केसेस में जो एक्चुअली बहुत मीडिया लाइमलाइट में आ जाते हैं, उन केसेस में भी मतलब बहुत साल लग जाते हैं फैसले आने में। क्या ये इस तरीके से न्याय को देरी से आना ये गलत नहीं है? न्याय को देरी से आना तो गलत है, लेकिन न्याय को बिना न्यायिक दृष्टिकोण से देखे कर देना भी गलत होगा। तो इसलिए इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। उसके कई कारण होते हैं, फास्ट जज हैं, इंटेलिजेंट और भी हैं, या वो उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ऐसे भी कारण होता है। लेकिन एवरीबडी वांट, और मेरे अपनी राय में देखिए, आप त्वरित न्याय के चक्कर में न्याय की मूल भावना को समाप्त करना उचित नहीं है, क्योंकि ये लोगों की आस्था का विषय है। लेकिन न्याय होना चाहिए, उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा मीडियम है, और जहां पे जजेज की स्ट्रेंथ पूरी रहनी चाहिए, 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए सब जगह का, तो उससे क्या होगा कि ये भी समस्या काफी हद तक सॉल्व होगी। क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि केसेस के लिए कोई खास ड्यूरेशन बना दिया जाए कि इन ड्यूरेशन में आपको इस केस को कंप्लीट कर देना है? आपको मालूम है, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, जो इलेक्शन पिटीशन है संविधान में लिखा हुआ 6 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 226 में 3 में लिखा हुआ है कि 3 हफ्ते के अंदर जो स्टे वेकेशन एप्लीकेशन डिसाइड होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो कानून बदल गया है समय के हिसाब से, ये सिस्टम नहीं बदल पा रहा है। उसके कारण है कि वर्कलोड है, संख्या है, जनसंख्या है, वो है।
और सबसे बड़ी चीज है कि अब एक जमाने में हमारे यहाँ बहुत संख्या थी, जजेस की शॉर्टेज थी, तो वो कंपाइलेशन तो वर्क हो ही गया ना, तो अब उसको निकालने में जब तक लगता है फिर जजेस रिटायर हो जा रहे हैं। तो मेरी अपनी पहली रिक्वेस्ट होगी सरकार से कि जो हमारी 160 की स्ट्रेंथ है इसको आप कंप्लीट कर दीजिए और उसमें अच्छे लोगों को करिए, और उसके जो बाया मीडिया है जैसे कंसिलेशन है, मीडिएशन, इनको भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि अच्छे ढंग से काम हो तो कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे पास इतना वर्कलोड नहीं है, अगर स्ट्रेंथ पूरी हो जाए तो 2 साल के अंदर बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सर, अधिवक्ता जो है वो बहुत ही प्रबुद्ध समाज से आते हैं, ऐसे में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आप इस बार अधिवक्ताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? सारे मुद्दे तो आपने अभी हमसे पूछ ही लिया, यही सब मुद्दों के साथ हम वहाँ पे चलेंगे और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा सशक्त बार बने आने वाले दिनों में। वो बार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रेमोटेशन थी, जिसमें कभी मुंशी अंबिका प्रसाद थे, जब यहाँ पे सर प्रमदार बनर्जी थे, हमारे यहाँ उपाध्याय जी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे हमारे अध्यक्ष हुए जिन्होंने हाईकोर्ट के नाम को रोशन किया, तो अच्छा बना। सर, क्या बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बना रहता है? हाँ, इलाहाबाद में बना रहता है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको बनाना चाहिए, ये तो काम अध्यक्ष का है, सेक्रेटरी का है। देखिए अध्यक्ष और सेक्रेटरी का रोल ही यही है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपने चीफ जस्टिस से और वहां के सीनियर जजेस से मिलकर के उसको एग्रावेट हो, उसमें समस्या आए, इसके पहले सोल्यूशन दे दे। इसीलिए यही तो बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी का काम है, और क्या काम। जी, क्या आपको नहीं लगता कि जजों की नियुक्ति के वक्त बार से राय लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, और कुछ अच्छे सीनियरों के साथ बार एसोसिएशन पे लेना चाहिए, और बार एसोसिएशन को भी अपने ईगो और अपने किसी भी इज्म से हट करके अच्छे वकील के लिए ओपिनियन देनी चाहिए। ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा बार एसोसिएशन से भी, लेकिन ओपिनियन होनी चाहिए। जी सर, आप बीजेपी के नेता भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो कि देश मतलब राज्य और प्रदेश दोनों में, आपको नहीं लगता कि ये दोनों के दोनों रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पे फेल हो रहे हैं? देखिए, आप ये प्रश्न आज जो कह रही हैं तो समसामयिक है जी, कि महंगाई थोड़ी बढ़ी है। हाँ। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है दूसरी साइड में कि महामारी 1.5 साल से चल रही है। आपने कितनी हो सकता है दूसरी सरकारें होती तो फेल हो जाते। आप महाराष्ट्र में तो है, देखिए क्या स्थिति बनी है, मर रहे हैं लोग। आपकी यूपी में उसी समय आई है, इन्होंने कवर कर दिया। तो तेजी से करना, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें मैं तो आई विल गिव द क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ एट दिस मोमेंट। महंगाई आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे हमारा मध्यम वर्ग परेशान है, लेकिन उस परेशानी के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, उसमें रिलैक्सेशंस देना चाहिए, उसमें और भी कुछ छूटें आनी चाहिए। इस सब का मैं पक्षधर हूं, लेकिन जितनी तेजी से केंद्र ने और राज्य ने काम किया, शायद ये एक एग्जाम्पल होगा दूसरों के लिए। सर, कोरोना काल में उनका काम जरूर काबिले तारीफ था, लेकिन महंगाई और रोजगार की समस्या कोरोना काल के पहले से है। नहीं, आपने देखा होगा उस काल के बीच में इंप्रूवमेंट हो रहा था काफी हद तक। जो टारगेट था कि कोरोना अगर नहीं आया होता तो मार्च अप्रैल तक स्थिति सुधर गई होती, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से सारे सब स्टॉप हो गया। भाई देखिए, जब आर्थिक दृष्टि से कोई सारे जितने हमारे फैक्ट्रीज हैं एक्सेट्रा, उनका उत्पादन कम हो जाएगा, फंक्शनिंग कम हो जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ी रही है। आज की तारीख में मैंने आपको बताया 25% वकील हमारे भाग के चला गया, तो बेरोजगारी नहीं बढ़े। लेकिन वो बिकॉज ऑफ दिस, और इसको अच्छे ढंग से मीट कर रहे हैं। और महामारी में आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो आपको सबको इसमें परीक्षा लेनी पड़ेगी, और आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा सरकार के साथ इस विपरीत परिस्थितियों में। जी सर, नए अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय ये एक लॉलीपॉप की तरह है? नहीं, अगर मैं लॉलीपॉप के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये ईमानदारी से इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे अधिवक्ताओं के लिए बहुत सराहनीय होगा, खासकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए। पिछले सत्र में एक बार किसी सरकार ने दिया था, उसको नहीं फॉलो किया, तो मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप इसको करते हैं, कृपया ईमानदारी से पालन करें और अधिवक्ता समाज आपके साथ खड़ा रहे। जी, आखिर में आप अधिवक्ता समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से ये चाहूँगा कि वो इस कोरोना काल में अपनी मेहनत और ईमानदारी जैसे काम कर रहे थे करते रहें। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर के उनका सहयोग करें। जो अधिवक्ता हमारे किसी कारण से यहाँ से पलायन किए गए, उनके लिए हम लोग सारे सीनियर्स इंक्लूडिंग बार एसोसिएशन मिलकर काम करें। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ, मैंने कहा भी, लिखा भी था अपने फेसबुक पे, कि अगर आज की तारीख में हम फिजिकल हियरिंग की व्यवस्था शुरू कर देंगे, और उसके लिए मैंने कहा था कि 3 दिन
माने हफ्ते में 3 दिन सिविल कर दीजिए, 3 दिन क्रिमिनल कर दीजिए और 50-50 मुकदमे मात्र लगाइए, तो उससे फिजिकल वर्क भी होगा, अधिवक्ता जाने भी लगेगा, अधिवक्ता का जो समस्याएं आई हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं सारे अधिवक्ता अच्छे ढंग से आगे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधाकांत ओझा जी, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे राधाकांत ओझा जी, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने हमें कई सारे अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया, उन्होंने हमें कई सारे न्यायिक मामलों के बारे में भी जानकारी दी। ऐसे ही कई वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।